तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले तुम्हारा गोइंका कॉलेज का इंटरनल एग्जाम पेपर दैट इज 25 मार्क्स का। ठीक है, देखो पहले पूरा अच्छे से तुमको समझा देते कैसा कैसा क्वेश्चंस है उसके हिसाब से। देखो सबसे पहले तुम्हारा 2 into 10 मतलब 20 मार्क्स तुमको आएगा 2 मार्क का आंसर से, तो 10 तुमको करने पड़ेगा, मतलब 15 में से तुमको 10 करना है। ठीक, फिर देखो कैसा था ग्रुप बी में 5 का 1 करना पड़ेगा, मतलब एनी वन कोई भी करो इसमें से। ठीक है, हाँ, और ये ना पूरा डिपेंड करता है तुम्हारे कॉलेज के हिसाब से। ठीक है, इंटरनल जो है ना जो कॉलेज सेट करता है, तो ये पूरा कॉलेज के हिसाब से होता है। ये 15 मार्क्स और ये 50 मार्क्स का है। ठीक है, 50 मार्क्स नहीं करेंगे बट समझ लो ये भी सेम है। 2 मार्क्स का 10, 5 का 4, मतलब 5 मार्क का तुमको 4 करना ही पड़ेगा। और ग्रुप सी 10 का 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, चलो पहले 20 मार्क्स देखो व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है जहां पे पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों एक साथ रहते हैं। बेसिकली कॉमर्स में भी तो हम लोग पढ़ते हैं ना अकाउंट्स में, एक पब्लिक कंपनी हो जाता है, एक प्राइवेट कंपनी होता है। ठीक, पब्लिक कौन है जो गवर्नमेंट चलाता है, और प्राइवेट कौन है जो मेरे पास सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, एलएलपी हो जाता है, वो सब मेरा प्राइवेट है। तो जहां पे ये दोनों एक साथ रहता है दैट इज कॉल्ड मिक्स इकोनॉमी। कि मतलब जहां पे पब्लिक इकोनॉमी भी है और मेरा प्राइवेट, मतलब गवर्नमेंट भी कुछ कुछ चीज को चला रहा है और प्राइवेट भी चला रहा है। जैसे तुम्हारा हो गया इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्योंकि रेलवेज पूरा गवर्नमेंट के अंदर है। ठीक है, बट यहाँ पे दूसरे जो प्राइवेट कंपनीज भी होता है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी जैसे तुम्हारा अदानी हो गया, उसके बाद तुम्हारा दूसरा क्या बोलते हैं उसको, रिलायंस हो गया, ये सब लोग प्राइवेट हो गया तुम्हारा। तो इट्स अ काइंड ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक, चलो अब आता है ये वाला, डिफाइन अ सोशलिस्ट और अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट सब कुछ करेगा और कोई कुछ नहीं कर सकता। गवर्नमेंट ही तुमको बोलेगा देखो तुम यही प्रोड्यूस कर सकता है, कितना प्रोड्यूस कर सकता है वो भी बोलेगा, कहाँ से लेना है वो भी बोल दे, किसको देना है सब कुछ गवर्नमेंट ही करेगा। कोई उसमें तुम्हारा हाथ नहीं हो सकता, तुम कुछ नहीं सोच सकते, जो भी करेगा गवर्नमेंट का। सो दैट इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, चलो अब देखो ये द डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया था ना, एकदम क्लास का स्टार्टिंग में हम लोगों ने ये लिख दिया था। हाँ, वो पानी अच्छा नहीं है। क्लास के स्टार्टिंग में हम लोग जब यूटिलिटी कर रहे थे तभी मैंने आपको समझा दिया कि मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी, जो हम लोग को दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, कहाँ पे, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स वाला बुक पे। और इनडिफरेंस अप्रोच दैट इज नोन एज ऑर्डिनल थ्योरी, ये दिए थे जीआरडी हिक्स और एलन ने। ये देखो तुम लोग का बुक में भी ये दिया हुआ है ये वाला पार्ट, अगर तुम लोग कभी भूल जाओ कौन दिया था बुक में। आ गया ये देखो, अल्फ्रेड मार्शल और जे आर हिक्स एंड आरटीजी एलन, ये दोनों ने दिया था इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। याद रखना मार्जिनल यूटिलिटी इज नोन एज कार्डिनल अप्रोच। ठीक है, और इंडिफरेंस कर्व इज नोन एज ऑर्डिनल अप्रोच। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। कार्डिनल में हम लोग का अल्फ्रेड ने यही बोला था कि ये जो यूटिलिटी है ये हम एक नंबर में बोल सकते हैं, कि जैसे 1 2 3 ऐसे नंबर्स में बोल सकते हैं। बट हिक्स और एलन ने ये बोला ये हम लोग नंबर में नहीं बोल सकते, बिकॉज ये जो यूटिलिटी है सब्जेक्टिव मैटर है। दैट इज तुमको पानी पसंद है, मुझे नहीं पसंद है, मुझे कोको कोला पसंद है। ठीक, तुम्हारे लिए एक बॉटल ऑफ पानी ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे सकता, ज्यादा संतुष्टि देगा, मेरे को नहीं देगा। ठीक है, बट ये जो एलन और हिक्स ने यही बोला था कि तुमको अपना रैंक कर सकते हो, रैंक एज इन तुम बोल सकते हो हाँ मुझे पानी इज बेटर देन कोको कोला और मेरे लिए कोको कोला इज बेटर देन पानी, सो आई कैन रैंक इट। सो दिस इज द डिफरेंस कि कार्डिनल में यू कैन मेजर इट न्यूमेरिकली और ऑर्डिनल में यू कैन रैंक द यूटिलिटी, यू कैन नॉट मेजर इट न्यूमेरिकली। ठीक है, यही डिफरेंस है। अब देखो व्हाट रिलेशंस आर एक्सपेक्ट बाय डिमांड फंक्शन। देखो फर्स्ट क्लास में हम लोग बोले थे डिमांड और सप्लाई में किए थे, ये जो डिमांड फंक्शन होता है ना क्यू डी, इट इज अ फंक्शन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। सो डिटर्मिनेंट्स हो गया तुम्हारा फंक्शन ऑफ प्राइस, ठीक है, इनकम, उसके बाद तुम्हारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये सब चीज का जो फंक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड फंक्शन। ये समझा क्या समझाता है कि ये जो डिटर्मिनेंट्स है वो मेरे डिमांड को कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, सच एज प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगा, सबको पता है। इनकम बढ़ा क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करेगा। सो इनवर्स रिलेशनशिप, उसके बाद प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, ये सब क्या दिखाता है तुम्हारा डिमांड फंक्शन। ठीक है, अब ये है ग्रिफिन गुड। ग्रिफिन गुड क्या है? ग्रिफिन गुड ऐसा गुड है जिसका
अगर प्राइस इंक्रीज किया तो इसका क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करेगा। क्या ये लॉ ऑफ डिमांड को होल्ड करता है? नहीं करता है। तो इसलिए ग्रिफिन गुड को बोलते हैं एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या था कि अगर मेरा प्राइस बढ़ा, सॉरी, अगर प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज करेगा, और अगर प्राइस डिक्रीज किया क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करेगा। ये मेरा लॉ ऑफ डिमांड। जो इसको जो नहीं मानता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रिफिन गुड्स, कि अगर प्राइस, गोल्ड सबसे बड़ा एग्जांपल मुझे लग रहा है। नहीं, दैट इज अ ग्रिफिन गुड। लॉ ऑफ डिमांड को जो नहीं मानता दैट इज नोन एज ग्रिफिन गुड्स। सारे लग्जरी गुड्स क्या होता है? देखो, लग्जरी एज इन जो तुमको लग रहा है कि हाँ इट इज नॉट अ बेसिक नेसेसिटी। क्या मतलब उसका? इनकम के हिसाब से वो लग्जरी गुड्स, कि तुम्हारा जैसे इनकम बढ़ गया तो यू सब्सटीट्यूट टाटा सॉल्ट फॉर अ गुड, मतलब अच्छा, मतलब क्वालिटी का सॉल्ट जो तुमको एक ही चीज देगा, बट तुम क्या करो फॉर इट्स ब्रांड नेम। उसको हम लोग बैंड वैगन इफेक्ट बोलते हैं। लग्जरी गुड्स इज नॉट काइंड ऑफ, इट्स अ काइंड ऑफ अ ग्रिफिन गुड। लग्जरी गुड्स को हम लोग बोलते हैं, बट गुड्स को हम लोग डिफाइन करते हैं। तुम्हारा ग्रिफिन गुड हो गया, नॉर्मल गुड हो गया, उसके बाद तुम्हारा बैंड वैगन इफेक्ट में भी गुड होता है, वो भी तुमको ग्रिफिन गुड के अंदर पड़ता है। बट बेसिकली ग्रिफिन गुड उसी को बोलते हैं जिसका अगर तुम प्राइस इंक्रीज किया डिमांड भी इंक्रीज करेगा। एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, बस दैट्स इट। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम क्लास किए थे ना तुम दोनों? किए थे? क्या होगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इलास्टिसिटी क्या था? फॉर्मूला नहीं, तुम खुद बताओ इलास्टिसिटी क्या था। कि अगर मेरा इनकम चेंज हुआ, मेरा डिमांड कितना चेंज है, हाँ कितना परसेंट से चेंज होगा, वो मुझे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब अगर मेरा प्राइस चेंज हुआ डिमांड कितना चेंज होगा। इनकम इलास्टिसिटी क्या था? अगर मेरा इनकम चेंज हुआ तो मेरा डिमांड कितना चेंज होगा। तो ये क्या पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? ये वाला इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? पॉजिटिव कि नेगेटिव? हाँ, क्यों होगा? बस पॉजिटिव। वेरी। और अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता तो क्या होता? क्यों? वेरी गुड, डन। ठीक है। What will be the shape of a demand curve if it is perfectly inelastic with respect to price? Perfectly inelastic with respect to price है, इसका क्या मतलब? Perfectly inelastic, नहीं सोचो, inelastic बोला है मैंने। inelastic का क्या मतलब था? चेंज होगा कि चेंज नहीं होगा? ये क्या लिखा है उसके पहले, क्या लिखा है? चेंज होगा कि चेंज नहीं होगा, या फिर थोड़ा सा चेंज होगा कि एकदम चेंज नहीं होगा? नहीं, गलत। यहाँ देखो, अगर सिर्फ इनइलास्टिक रहता तो मतलब थोड़ा सा चेंज होगा, प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड थोड़ा सा डिक्रीज करेगा। बट परफेक्टली है तो क्या मतलब? प्राइस कुछ भी हो जाए डजेंट मैटर, डिमांड जो है सेम ही रहना चाहिए। तो मेरे को ग्राफ बताओ, तो ग्राफ कैसा होगा? ऐसे होगा कि ऐसे होगा? अच्छा ठीक है, तुम ही आंसर करना, ठीक है। ग्राफ तुम बोल रही हो ऐसे ऐसे होगा कि ऐसे होगा, बोलो। दिस इज प्राइस, हाँ प्राइस, दिस इज क्वांटिटी, सेम प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है। इस ग्राफ का क्या मतलब है? सोचो तो थोड़ा सा, क्या चेंज हो रहा है? प्राइस सेम है, क्वांटिटी चेंज हो रहा है। कौन सा वाला? ये वाला? क्यों होगा? प्राइस कुछ भी हो सकता है, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रहा है। तुम प्राइस यहाँ पे रख रहे हो फिर भी सोचो 5 है, जब मेरा प्राइस 5 है तब भी 5 है। प्राइस हो गया 6 तब कितना है? 7 हो गया तब, और अगर 3 हो गया तब। इसमें देखो, अगर मेरा प्राइस 5 है तब कितना है? सोचो, ये तुम्हारा 6 है, 6 हो गया जब प्राइस, तब कितना है? कुछ है? कुछ नहीं है। सो दिस इज परफेक्टली इलास्टिक। थोड़ा सा भी चेंज हुआ डिमांड है ही नहीं, बहुत ज्यादा से तुम्हारा डिमांड चेंज हो रहा है। और ये क्या है? प्राइस कुछ भी चेंज हो जाए मतलब तुम्हारा बेसिकली एक वर्टिकल लाइन होगा, ठीक है। तुम लोग को बाई चांस कभी भी लगे कि हम भूल गया है डायग्राम, इतना याद रखना कि इलास्टिक का क्या मतलब है, इन इलास्टिक का क्या मतलब है, और परफेक्टली मतलब
कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक, बस। तो तुमको समझ में आ जाएगा कि ऐसे होगा कि ऐसे होगा, हम लोग भी ऐसे ही समझता है। अच्छा, ये क्या होगा, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व, क्या इक्वल हो रहा है, तो इसका ग्राफ कैसे दिखेगा, ऊपर जाएगा, वेरी गुड। समझ में आया क्यों होगा ऐसे, ये वाला समझ में आया। लीनियर डाउनवर्ड स्लोप, देखो पहले तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है, प्राइस कम होगा तब डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, ठीक। अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, यूनिटरी इलास्टिक, मतलब अगर प्राइस 1 रुपया से बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी 1 रुपया से ही बढ़ेगा, और अगर प्राइस 1 रुपया से कमा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी 1 रुपया से कमेगा, तो इसीलिए हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ करते एकदम स्ट्रेट, ठीक है। तो इसमें क्या समझा, ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये जो डिफरेंस है और ये जो डिफरेंस है इक्वल होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड यूनिट इलास्टिक डिमांड कर्व, ठीक है। अच्छा, आईसीस तुम लोगों को कराए नहीं, ठीक है, इनकम कंजम्पशन बहुत आइसोकॉन नहीं है, अभी तक नहीं कराया। मेंशन टू डिफरेंस बिटवीन मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। अच्छा, तुम लोग तो 11 12 में तो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा ही पढ़े होगे, कुछ नहीं पढ़े। देखो, परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहां पे बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा मंडी हो गया, मंडी में सब्जी मंडी हो गया, बहुत सारे सेलर्स है, एक ही चीज का बहुत जन बिक सकता है। कोई अगर बोला कि भैया हम, सोचिए खीरा देगा आपको 5 रुपया में, कोई अगर बोला मैं सेम खीरा दूंगा आपको 4 रुपया में, तो कौन कहाँ से खरीदेगा, चार वाला। तो इसलिए जहां पे सब्जी मंडी पे जहां पे बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होता है ना, सब लोग अपना प्राइस सेम ही रखता है, 5 5 रुपया, कोई किसी का प्राइस से ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। अगर ऊपर नीचे हुआ तो सब लोग जिसके पास कम है उसके पास चला जाता है, ठीक है। ये होता है तुम्हारा परफेक्ट कंपटीशन, कि जो है सब सेम रहेगा, जितना डिमांड है उतना ही सप्लाई होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब देखो मोनोपोली में क्या होता है, मोनोपोली जैसे कि सोचो तुम्हारा हो गया, अभी के लिए टेलीकॉम सेक्टर सोच लो, रिलायंस ने क्या किया, सबको हटा दिया, ठीक है, सबको हटा के मार्केट पूरा खाली कर दिया। अब मार्केट में बचा वो अकेला। अभी अगर रिलायंस चाहे तो 100 रुपया का चीज 200 में भी बेच सकता है, 300 में भी बेच सकता है, कुछ भी प्राइस बोल सकते, तुमको लेना ही पड़ेगा क्योंकि रिलायंस अकेला ही है अभी। तो दिस इज नोन एज ए मोनोपोली, कि एक सेलर होगा और बहुत सारे बायर्स होंगे। दिस इज ओनली डिफरेंस, पूछ लिया कि मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर, और परफेक्ट कंपटीशन मतलब मेनी सेलर्स एंड बायर्स, ठीक है, मेनी सेलर्स मेनी बायर्स, चलो ये हो गया। अच्छा, व्हाट इज अ शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म, देखो सेम ऐसे, प्राइस बढ़ेगा हम भी अपना क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ाएंगे, प्राइस कमेगा हम भी कमा देंगे, बस यही है। बट अगर इसी सेम क्वेश्चन में तुमको अगर पूछता कि भैया ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव नहीं है, ये अगर तुम्हारा हो जाता मोनोपोली, ठीक है, मोनोपोली में कैसे दिखता है, मोनोपोली में सबसे बड़ा बात कोई सप्लाई फंक्शन नहीं होता, उसको जो मन आएगा वो उतना सप्लाई करेगा बेस्ड ऑन द डिमांड, ठीक है। वो अगर देखा कि हाँ मार्केट में अब ये 100 का डिमांड है, बट मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ 50, क्यों, क्योंकि अगर मैं 50 प्रोड्यूस करूँ तो उसमें मेरा जो प्रॉफिट है वो सबसे मैक्सिमम है, तो वो 50 ही सेल करेगा। सो इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड, वो कितना अपना सप्लाई करेगा। सो इसलिए हम लोग बोलते हैं सप्लाई का कोई फंक्शन नहीं होता। तो हो गया। अब आता है तुम्हारा कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम ना मोनोपोली। देखो, जितना भी मार्केट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हर चीज यही आता है, एम आर इक्वल्स टू एम सी, एम आर इक्वल्स टू एम सी। इसका रीजन क्या है, देखो ये जो मेरा एम आर है, एम आर का मतलब हर एक क्वांटिटी सेल करने के बाद मुझे कितना पैसा मिल रहा है, एक क्वांटिटी, ठीक है। और एम सी का मतलब हर एक क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने का कितना कॉस्ट है। अब आप बात बताओ कि ये जो चीज है, ठीक है, प्रोड्यूस करने का कॉस्ट और मुझे कितना मिल रहा है, ठीक है, ये तो दो चीज मिल गया, मैं कब ये चीज मेरा मैक्सिमम होगा, आपको पैसा मिल रहा है 5 रुपया, आपका कॉस्ट है 2 रुपया, तो ये जो डिफरेंस है ये मैक्सिमम कब हो सकता है, नहीं डिमांडिंग। आप नॉर्मल इसी में सोचो कि आपको
मतलब कोई भी चीज का दाम आपको पड़ रहा है, कॉस्ट पड़ रहा है 2 रुपया, और मार्केट में जब उसको सेल करो वो 5 रुपया है, ठीक है। तो आप क्या करके ये जो डिफरेंस है बढ़ा सकते हो? डिफरेंस क्या, आपका प्रॉफिट है। आप 2 रुपए में खरीद रहे हो, 5 रुपए में बेच रहे हो, 3 रुपया तो आपका जेब में जा रहा है। तो आप कब इसको सबसे हाई कर सकते हो, मतलब प्रॉफिट को मैक्सिमम कब कर सकते हो? हाँ, प्राइस को। अच्छा, ये तो प्राइस बढ़ा दिए एक बार, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है तो, जहाँ पे सब लोग का सेम प्राइस चलेगा, तब आप क्या कर सकते हो? नहीं, वो तो अलग हो जाएगा, कोई खरीदेगा ही नहीं आपसे। खीरा तो खीरा ही होता है, वो कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे उसको, नहीं हो सकता। और क्या कर सकते हो आप? मंडी में क्यों कोई खरीदेगा? मंडी है आपका, सोचो सब्जी मंडी है, ठीक है। आप कैसे अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो? सब आपको पता है 5 रुपया किलो ही जा रहा है, आप उसको अच्छे सजाओ कि नहीं सजाओ, खीरा का काम तो खीरा ही है मंडी में। नहीं, तब भी नहीं चलेगा। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है, इसमें तुम प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते, ब्रांड नेम, एडवर्टीजिंग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ही पता है, आपके पास खीरा मिलता है, मेरे पास भी खीरा मिलता है। आप उसको 6 रुपए में बेच रहे हो, बट उसमें पैकेजिंग है, ये है वो है, घर जाकर मेरे को फाड़ना ही पड़ेगा। ठीक, सेम चीज ये बेच रही है 5 रुपया में, एकदम अच्छा, हाथ में पकड़ के देख पा रहा है पैकेट में क्या नहीं है। तो आप और क्या सोच सकते हो, पैकेजिंग, मार्केटिंग, वो सब छोड़ के और क्या हो सकता है लास्ट? इन दोनों को देख के क्या लगता है? प्राइस आप चेंज नहीं कर सकते, और आप क्या कर सकते हो? कॉस्ट को डिक्रीज कर दो। अगर आपका कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगा, देन ओनली यू कैन प्रॉफिट हाई। ठीक है, चलो। अब देखो ये MRMC वाला सीन कहाँ से आता है। हमने क्या बोला कि MR क्या है, मेरा हर एक प्रोडक्ट को बेचने के बाद मुझे कितना पैसा मिल रहा है, और MC क्या है, मेरा हर एक प्रोडक्ट बनाने का खर्चा। ठीक है, ये क्या है, मतलब MR इज ग्रेटर देन MC, इसका क्या मतलब हो सकता है बोलो तो? प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। सोचो ये मेरा पांचवा, जब मैं 5th यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं तभी मेरा प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, मैं जब 6th यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं तब मेरा ये आया, नहीं सॉरी 6th नहीं, सोचो मेरा 7th यूनिट में प्रोड्यूस कर रहा हूं तब मेरा आ गया ये। अब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है तब? प्रॉफिट नहीं हो रहा, मतलब कॉस्ट बढ़ा है और मेरा लॉस हो रहा है, तो बेसिकली अगर मैं 7th यूनिट बनाऊं तो मेरे को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अच्छा, अब क्या हो रहा है? ब्रेक इवन पॉइंट। तो एक प्रोड्यूसर इसी पॉइंट तक ही बनाएगा, क्योंकि इसके पहले वाला अगर वो यूनिट को सेल करे उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। बट अगर 7th वाला उसको सेल करे तो उसको क्या मिलेगा, लॉस मिलेगा। तो वो क्या देख रहा है भाई, मेरे लिए तो ये मतलब जहां पे मेरा 6th यूनिट पे ना लॉस है ना प्रॉफिट है, वहां पे अगर मैं कर दूं तो दैट इज माई मैक्सिमम प्रॉफिट। कि इसके बाद अगर मैं सेल किया तो मेरे को लॉस मिल जाएगा, इसके आगे तक अगर मैं सेल करूं तो आई हैव अ चांस टू मेक सम प्रॉफिट। तो इसीलिए वो सोचता है कि इसी तक मैं प्रॉफिट करूंगा, मतलब अब जब मेरा मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट होगा तब तक ही मैं क्या करूंगा, प्रोड्यूस करता जाऊंगा। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया, चलो। तो ये वाला क्या है, अंडर मोनोपोली भी सेम होगा। किसका? हाँ, ग्राफ ना, देखो ग्राफ दिखा देते हैं, देखो दिस इज माय प्राइस, AR, MR, ठीक है, MC। चलो, दिस इज माय क्वांटिटी, दिस इज माय डिमांड। डिमांड को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस। हम लोग जब परफेक्ट कंपटीशन पढ़ेंगे तब हम लोग ये पढ़ेंगे कि डिमांड इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस। और इसी में भी हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू भी होता है। ठीक है, ये परफेक्ट कंपटीशन है कि हम लोग को क्या पता है कि मैं जितना प्रोडक्ट सेल करूंगा सबके लिए मेरे को सेम प्राइस मिलेगा, मतलब मैं 5वां प्रोडक्ट सेल करूंगा तब भी मुझे 5 रुपये मिलेगा, छठा पदक को सेल करूँ तो भी मेरा 5 रुपये मिलेगा। तो इसलिए हम लोग वो करते हैं। बट परफेक्ट कंपटीशन छोड़ के और जितना भी मार्केट्स हम लोग पढ़ेंगे उसमें ये नहीं होता, दैट इज P=MR=P नहीं होता, उसमें बस ये होता है P=AR, दैट इज एवरेज रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हो जाता है आपका ऐसे, MR, कि हर एक पॉइंट का आपका रेवेन्यू कम होता जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी क्या होता है, हमको खरीदने का इच्छा नहीं कर रहा है, क्या करना पड़ेगा, मेरे को और प्राइस कम करना पड़ेगा। तो अगर सोचो 1 किलो एप्पल खरीद रहे हो, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि भैया
अभी 1 किलो एप्पल का दाम 100 रुपया है। सेम चीज अगर मैं आपको सेल करना चाहता हूँ तो मैं आपको बोलूँ, ठीक है भैया आप ले लो 2 किलो 90 रुपए में दे देना। आप लोगे कि नहीं लोगे? 90 रुपए में लेना। 2 किलो आप अभी 90 रुपए में ले लो, लेना है। अगर मैं आपको बोलूँ नहीं 2 किलो आपको 100 रुपए में ही लेना है, आप क्या करोगे? बोलोगे नहीं मुझे उतना नहीं खर्चा करना है। सिंपल। तो इसीलिए मेरा मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब हर एक क्वांटिटी को मैं जब सेल करना चाहता हूँ तब मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कम होता जाए, क्योंकि आपको मुझे सेल करना है। ठीक है, ये तो बेसिक सा बात है। अब देखो, ये जो मेरा मार्जिनल कॉस्ट है ना, ये पहले डिक्रीज करता है, फिर ये जाके इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, इसका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हम लोग मार्केट्स पढ़ेंगे, उसमें कॉस्ट पढ़ लेंगे। ये देखो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट, यहाँ पे क्या हो रहा है? कौन ज्यादा है? एमआर ज्यादा है किससे? एमसी ज्यादा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट की लॉस? प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ तक मेरे को क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, लेट्स से। हाँ, यहाँ तक क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, एक से यहाँ तक तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है। अब सेम चीज अगर मैं यहाँ तक प्रोड्यूस करूँ, जो यहाँ तक एमआर नीचे है, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ तक? ये वाला पार्ट क्या हो रहा है? एम एम सी इज ग्रेटर देन एम आर, क्या हो रहा है मेरा? लॉस हो रहा है। तो कहाँ पे लॉस नहीं हो रहा है? एम आर इक्वल्स टू एम सी पे। बस। तो उसको मैं, अच्छा येलो से नहीं दिखेगा, तो ग्रीन दिख रहा है। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ तक मैं प्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, यहाँ तक मैं प्रोड्यूस करूंगा। बस, खत्म हो गया। कौन सा? ये सोचो तुम एक फॉर्म हो, तुम बोलोगे भैया हम ये क्वांटिटी ही प्रोड्यूस करेगा और इसी प्राइस पे सेल करेगा, ना मैं इसके आगे जाएगा ना मैं इसके पीछे जाऊंगा। दिस इज फॉर यू। मेरे लिए अलग हो सकता है, क्योंकि मेरे पास क्या है? टेक्नोलॉजी हो सकता है, अच्छा लेबर हो सकता है, हर चीज में क्या हो सकता है कि मेरे लिए तुम सोच सकते हो कि मेरा ये जो है ना कॉस्ट कर्व, सोचो ये अलग है। दैट इज, ये मेरा, ये तुम्हारा है, एंड सेम वे में ये मेरा है। डिमांड, एवरेज, और नीचे, तुमसे भी नीचे है मेरा मार्जिनल कॉस्ट। तो मैं क्या करूंगा? तुमसे ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा और तुमसे कम दाम में मैं सेल करूंगा। ठीक है, तो लोग किसके पास है? तुम्हारे पास कि मेरे पास? बस। तो यही हम लोग बोलते हैं ना, जिसके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी है, जिसके पास ज्यादा लेबर है, एफिशिएंट लेबर है, उसके पास ज्यादा डिमांड होता है। बस वही बात है, हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं। समझ में आया इतना? थोड़ा सा तुम लोग को दूसरा पार्ट हो गया ये सिलेबस का, नहीं मतलब अभी तक ये सब कराए नहीं है। समझ में आया तुमको ग्राफ वाला पार्ट? हाँ। ठीक है चलो। इक्विलिब्रियम, अब इसमें तुमको 5 में से एक करना है। ठीक, देखो ये वाला मेन है, हम तुमको जोर जो चिल्ला चिल्ला के बोला था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? एग्जाम्पल, ये तो तुम्हारा 5 मार्क का है, कैसे लिखोगे तब? सीयू है, लिखना पड़ेगा। तो देखो इसमें सब, तो अगर 5 मार्क का मैं बाइफर्फिकेशन करूँ इसी क्वेश्चन का, तो नंबर 1 पॉइंट आएगा तुम्हारा डायग्राम। सेकंड तुमको बोलना पड़ेगा कि देखो ये जो क्वांटिटी डिमांडेड है, इट मीन्स मूवमेंट अलोंग द कर्व। ठीक है, कर्व में हम लोग मूव करेंगे ऊपर नीचे। ठीक है, थर्ड पॉइंट आएगा, ये क्या है? चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड क्यों होता है? क्या होता है? शिफ्ट इन द कर्व, शिफ्ट इन डीडी कर्व। ये तुम पहले तो ये 3 पॉइंट लिखोगे डायग्राम के साथ। चलो ये हो गया। इसके बाद तुमको ये दिखाना पड़ेगा भैया ये प्राइस की वजह से चेंज होता है, और ये दूसरा डिटर्मिनेंट्स एक्सेप्ट प्राइस की वजह से चेंज होता है। इन तीनों को मैं किस में लिख सकता हूँ? इन द फॉर्म ऑफ डिमांड फंक्शन, जो भी है तुम्हारा वो। बस यही है। ये तुमको 5 मार्क के हिसाब से लिखना पड़ेगा। 2 मार्क मिलेगा तुमको डायग्राम में, 1 मार्क इसमें, 1 मार्क इसमें, और इसको डिमांड फंक्शन के थ्रू लिखने में 1 मार्क। दैट इज 5 मार्क्स। एक चीज याद रखो, सीयू में तुमको लिखना पड़ेगा, अगर तुम नहीं लिखे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। अच्छे से लिखो, अच्छे से डायग्राम बनाओ, स्पेशली इन इकोनॉमिक्स। देखो
if both supply and the demand for a commodity in the market increases but increase in demand is less than increase in supply, then what will be the change in the equilibrium price? ठीक है ये क्वेश्चन। अब देखो ये सेम चीज ना हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग वाला क्लास में की है। देखो क्वेश्चन पढ़ो, तुम लोग खुद बताना क्या बोला है। बोथ डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट इंक्रीज कर रहे हैं, दोनों ही इंक्रीज कर रहे हैं, बट इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई, तो क्या होगा? इसमें से समझ में आ रहा है? वेरी गुड, ग्राफ ही बनाना पड़ेगा। अगर तुम ऐसे रट्टा मार के चले गए भैया तो बोले थे इसी टेबल से आएगा, बट आया नहीं, क्या करिए आप, समझ में तो नहीं आया तो ग्राफ बना लो। देखो अब बताओ, तुम लोग में से एक जन बताओ, तुम नहीं बताओगे क्या होगा। क्या बोला, डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज किया है, ठीक है। तो पहले तो ओरिजिनल बना लेते हैं, पी क्यू, ठीक। ये है डिमांड, ये है सप्लाई, डी डी एस एस। अब क्या किया, बोला है इंक्रीज, क्या है इंक्रीज का मतलब, क्या होगा, कौन सा साइड शिफ्ट होगा कि मूवमेंट होगा? मूवमेंट नहीं होगा। डिमांड इंक्रीज का मतलब शिफ्ट होता है, ठीक है। तो अगर शिफ्ट होगा तो कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्ट वर्ड कि राइट वर्ड? आप खुद सोचो क्या होगा। राइट वर्ड होगा, क्यों होगा राइट वर्ड? इंक्रीज हो रहा है। हाँ, तो रीजन क्या है, देखो इकोनॉमिक्स में रीजन बताओ, ग्राफ ग्राफ इज इजी, रीजन बताओ मुझे क्या हो रहा है। आप बोले राइट वर्ड होगा, राइट, ठीक है, चलो मैं इसी में राइट वर्ड कर देता हूँ, एक तो ग्रीन लाइन से दिख रहा है ये। अब बताओ क्या होगा, क्यों है राइट वर्ड शिफ्ट, क्यों हो? एक और हिंट दे देते हैं, इस प्राइस पे इतना मुझे पहले मिल रहा था, अब मुझे इतना चाहिए। राइट वर्ड होगा कि लेफ्ट वर्ड होगा? ये था पहले और ये हो गया अब। राइट वर्ड कि लेफ्ट वर्ड बोलो? डिमांड बढ़ रहा है का क्या मतलब होता है? डिमांड बढ़ रहा मतलब प्राइस कम, नहीं, डिमांड बढ़ रहा मतलब जिस प्राइस पे हम खरीद रहा था पहले, अब उससे ज्यादा हम चाह रहे हैं। पहले 10 रुपये में 10 चिप्स मांग रहा था, ठीक है, अभी 10 रुपये में 20 चिप्स मांग रहा है, तो डिमांड बढ़ा ना पूरा मार्केट में। तो वही तो मैंने किया, देखो इसी प्राइस पे पहले मेरे को Q1 मिल रहा था, अब सिंस इंक्रीज इन डिमांड है तो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया राइट वर्ड। क्यों? कि सेम प्राइस पे ज्यादा मैं डिमांड कर रहा हूं, ठीक है, इतना समझ में आ गया, चलो ये तो चलो समझ में आ गया। आ गया रे, ये मेरा ओरिजिनल है, ठीक है, P1 Q1। अब बोला है डिमांड भी इंक्रीज किया, सप्लाई भी इंक्रीज किया है, तो सप्लाई कौन सा साइड इंक्रीज करेगी, ऊपर की नीचे? मतलब हमारा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा कि राइट वर्ड शिफ्ट होगा? करो करो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं द रीजन, ठीक है, क्यों होगा? आप मुझे रीजन बताओ, ठीक है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, ये आप मुझे रीजन बताओ क्या होगा, सही है कि गलत है? नहीं नहीं, रेड वाला है, ठीक है। अब बताओ ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, रेड वाला होगा? क्यों नहीं होगा? थोड़ा सोचो, बताओ धीरे धीरे आराम से, कोई राइट वर्ड ही होगा, बट क्यों होगा, आई नीड द आंसर, क्यों? क्योंकि लो इनपुट कॉस्ट है हम लोग का, नहीं, तो हम बोल रहे हैं कि देखो मेरा क्वेश्चन इज कि देखो सर, ऐसा था, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि रेड वाला लाइन होगा कि ग्रीन वाला लाइन होगा, कौन सा लाइन होगा सप्लाई का? रेड वाला लाइन पे जाएगा कि ग्रीन वाला लाइन पे जाएगा? क्यों रेड वाला? रेड वाला क्यों होगा? चलो ठीक है, हम समझा देते हैं।
देखो कौन सा कलर समझा, ब्लैक से समझा देते। देखो मेरा पहले प्राइस था P1, ठीक, ग्रीन वाला पे मुझे मिल रहा है, 3 जगह दिखा रहे, ठीक है। ये आप बोल रहे हो ग्रीन वाला, कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है रेड वाला। पहले था P1, सॉरी Q1, पहले वाला ओरिजिनल था मेरा Q1, ठीक। जो बोल रहे ग्रीन वाला होगा, ये होगा Q2। तब तब सेम प्राइस पे मुझे कम क्वांटिटी मिल रहा है, तो वो इंक्रीज इन सप्लाई हुआ कि डिक्रीज इन सप्लाई है? सेम प्राइस पे कम क्वांटिटी मिल रहा है, तो इंक्रीज इन सप्लाई कि डिक्रीज इन सप्लाई है? क्या हुआ, क्यों डिक्रीज हो रहा है? सेम प्राइस पे पहले 5 मिल रहा था, अब मुझे 2 मिल रहा है, कम मिल रहा है, ठीक है। चलो तो ग्रीन वाला होगा कि नहीं होगा? अब ये वाला Q3 है, 5 मिल रहा था, अब 7 मिल रहा है एट सेम प्राइस, तब क्या इंक्रीज है कि डिक्रीज है? तो कौन सा लाइन होगा, ग्रीन की रेड? रेड होगा। तो यही हम तुमको समझा रहा है कि कभी भी लगे डाउट लगे ना, ग्राफ देखो और सोचो, सेम प्राइस पे क्वांटिटी बढ़ रहा है कि कम रहा है? अगर बढ़ रहा है तो इंक्रीज है, अगर कम हो रहा है तो क्या होगा, डिक्रीज है। सेम गोज विद सप्लाई एंड डिमांड दोनों के लिए। चीट कोड, इंक्रीज बोला है तो हर समय राइट वर्ड शिफ्ट होगा, और अगर डिक्रीज बोला है तो हर समय लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा, बस। चलो सो डायग्राम को फिर से एक बार आराम से बना, दोनों इंक्रीज कर रहा है जहां पे तुम्हारा लेस देन द सप्लाई का इंक्रीज, इंक्रीज इन सप्लाई। अब बोलो, ओरिजिनल डिमांड, ओरिजिनल सप्लाई, ठीक है। शिफ्ट हो गया क्या, मेरा डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ, कौन ज्यादा शिफ्ट करेगा, सप्लाई की डिमांड? देखो, बट इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई ज्यादा शिफ्ट करे। तो देखो सप्लाई ज्यादा कैसे शिफ्ट करेगा, ये जो डिस्टेंस है ना मेरा, इससे मुझे ज्यादा डिस्टेंस रखाना है, तो इसलिए मैं ऐसे दिखा दूंगा, बस दैट्स इट। तो पहले ओरिजिनल में मेरे को इतना प्राइस देना पड़ रहा था, ठीक है, P1 Q1। अब डिमांड भी इंक्रीज किया है, सप्लाई भी इंक्रीज किया है, तो डिमांड एंड सप्लाई का यहाँ पे इंटरसेक्शन है, ठीक है, तो वहीं पे कर देंगे। ये हो गया आपका P2 तथा Q2। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आया कि प्राइस डिक्रीज करेगा, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बस। वो तो आप दिखा सकते हो कि आप डिस्टेंस ज्यादा कर दिए, ठीक है, इसमें आप इतू सा भी चेंज कर सकते हो, इंक्रीज तो हुआ है ग्रीन वाला में भी। ये आपके ऊपर, आप डायग्राम को कैसे बनाओगे, ये सेम चीज, रुको यहाँ पे तो हुआ होगा, यहाँ पे कराया था, नहीं कराया, ये नहीं हो, ठीक, ये समझ में आया? एनी डाउट, डाउट है तो बोल लो, पूछ लो, क्योंकि जब मैं ये पढ़ाऊंगा ना फिर से सब पूछूंगा, ठीक है। एवरेज प्रोडक्टिविटी, मार्जिन प्रोडक्टिविटी, ठीक है, नहीं है। अब ये लोग, आप लोग बताओ तो खुद से, व्हाट इज द डिस्टिंग्विश माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स? आप नहीं बोलोगे, तीनों में से बोलो, माइक्रो और मैक्रो क्या होता है? माइक्रो मतलब छोटा, इंडिविजुअल, मैक्रो मतलब, नहीं नहीं, आप बस लिख देना माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स, जहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंडिविजुअल का डिमांड, इंडिविजुअल का सप्लाई, खत्म बात। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, जहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम पढ़ते हैं, बस। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, हाँ हाँ। इंटरनेशनल मतलब, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, वो इंटरनल एक्सटर्नल कॉस्ट होता है, कॉस्ट अलग चीज है। मैक्रो मतलब पूरा देश का जो पड़ता है, देश में क्या हो, ठीक है। और माइक्रो मैक्रो आप क्या सोच रहे हो, आप खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे, बस दैट्स इट, यही होता है डिफरेंस। कैपिटल इकोनॉमिस्ट क्या होता है, कैपिटलिस्ट का मतलब क्या, एक होता है आपका सोशलिस्ट, एक होता है आपका कैपिटलिस्ट, हाँ।
और एक मिक्स होता है, ठीक है चलो मिक्स तो हम लोग समझा देते हैं। मिक्स का क्या मतलब है? यही तो मिक्स तो पढ़े हम लोग, अभी तो आपको समझाया मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड क्या है बोलो? ठीक है, पब्लिक का क्या मतलब? क्या बोलो बोलो? वही होता है आपका सोशलिस्ट। दोनों एक साथ काम करेगा। सोशलिस्ट का मतलब कि तुम्हारा गवर्नमेंट ही काम करता है सब कुछ में, गवर्नमेंट जो बोलेगा वो होगा। और कैपिटलिस्ट का तब क्या मतलब हो सकता है? मतलब आपको मेन प्रॉफिट है, आपको प्रॉफिट निकालना है, उसके लिए मुझे लेबर 24 घंटा काम करे 18 घंटा काम करे, मेरे को नहीं फर्क पड़ता है, मेरे को मेरा प्रॉफिट सबसे ज्यादा चाहिए। मतलब इस कैपिटलिस्ट सोचता है कि मुझे प्रॉफिट चाहिए, और सोशलिस्ट सोचता है इनकम इक्वल होना चाहिए, मतलब सबको इक्वली इनकम मिलना चाहिए, कोई ज्यादा काम ना करे कोई कम काम ना करे, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा आप एक बात बताओ, सोचो एक ऑटो वाला है और एक डॉक्टर है, मैं बोल रहा हूँ दोनों का इनकम इक्वल होना चाहिए, क्या ये सही है? क्यों नहीं सही है? तो ऑटो वाला मेहनत नहीं करता, ऑटो चलाता है गर्मी में। डॉक्टर जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो ज्यादा बेनिफिट। अच्छा तब यहाँ पे क्या सोशलिस्ट चलेगा? अगर मैं बोलूँ सोशलिस्ट का तो यही मतलब है। अच्छा कैपिटलिस्ट, ठीक है। हाँ यूएस इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, रशिया इज सोशलिस्ट, चाइना इज कम्युनिस्ट। मतलब कम्युनिस्ट मतलब सोशलिस्ट, गवर्नमेंट ही सब कुछ करेगा, ठीक है। अब कैपिटलिस्ट में चलते हैं, आपको दिन में 18 घंटा मिनिमम काम करना, मिनिमम, ठीक है। उसमें भी आपको मैं पे दे रहा हूँ, सोचिए 10 रुपये, 18 घंटा काम करने के बाद, क्या चलेगा? गवर्नमेंट नहीं है इसमें, गवर्नमेंट है ही नहीं, गवर्नमेंट को हटा दो। मैं आपको बोल रहा हूँ आपको मिनिमम 18 घंटा काम करना है ना, या आई पे यू 10 रुपीज फॉर एवरी 18 आवर शिफ्ट। आप चलोगे? अच्छा कैपिटलिस्ट क्या करता है, वो अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है, ठीक है। वो क्या किया, आप जो कॉस्ट हो, मेरा लेबर कॉस्ट हो, मैं आपको एकदम कम कर दिया, और प्राइस में बहुत हाई कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा हाई प्राइस है, ठीक है। सोचिए आपको कुछ नॉर्मल आपको राइस लेना है, एंड दैट इज 200 रुपीज kg, पर kg 200 रुपीज, आप सर्वाइव कर पाओगे? क्यों नहीं कर पाओगे? तो क्या कैपिटलिस्ट चलेगा? नहीं चलेगा, तो इसलिए मिक्स्ड आता है। मिक्स बोलते हैं गवर्नमेंट भी रहेगा, गवर्नमेंट बोलेगी जो राइस है ये जो नॉर्म्स है, कैपिटलिस्ट जो बोलता है कि नहीं मेरे को इतना काम कराना है, गवर्नमेंट बोलता है नहीं ये सब नहीं हो सकता। कैसे? इट इज अ कैपिटल इंटेंसिव, मतलब देखो वो कैपिटलिस्ट इसलिए है कि वो प्रॉफिट के हिसाब से सोचता है, बट गवर्नमेंट इज ऑलवेज देयर। जैसे कि देखो कैपिटलिस्ट में क्या होता है कि रेलवे हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका एयरलाइंस हो गया, सब कुछ में प्राइवेट कंपनीज पकड़ा हुआ है, ठीक। अब देखो अगर कोई बोले कि मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो वो लोग क्या करेगा, इधर दे कॉस्ट को डाउन करेगा या तो वो लोग प्राइस को हाई करेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट बोलता है देखो आप ना कुछ कुछ रेगुलेशंस मान के चलो, तो आपके लिए बेटर है मेरे लिए भी बेटर है, ठीक है। इंडिया में क्या होता है, ये जो रेलवे है ये पूरा पूरा कौन चलाता है? गवर्नमेंट के अंदर है। तो आप अगर टिकट काटोगे ना कभी, तो उसमें दिखाएगा रेलवे या फिर इंडियन रेलवेज, मतलब क्या बोलते हैं उसको, आईआरसीटीसी बोल देता है कि कैसे कितना इसका जो रेवेन्यू है दैट मेक्स अप 58% ऑफ द कॉस्ट, जो रेवेन्यू उसको मिलता है दैट इज मेक्स अप 58%, मतलब लॉस मेकिंग है। तो ये लॉस मेकिंग कैसे चल रहा है अभी भी? बिकॉज गवर्नमेंट बैकिंग है। बट यहीं पे अगर मेरा कैपिटलिस्ट मोटिव आ जाता, वो क्या बोलते हैं मेरे को लॉस चाहिए ही नहीं, हम ऐसा कुछ काम कर देगा ना कि यू विल नॉट बी एबल टू टेक द ट्रेन्स, तो आप रहोगे कोलकाता में ही, आप जा ही नहीं पाओगे, ठीक है। वही होता है, हाँ दैट मीन्स मोनोपोली हो जाएगा। बट आप अगर यूएस में जाओगे, रेलवे सिर्फ किसी एक कंपनी का अंडर नहीं है, बहुत सारा कंपनी, यूरोप में कोई कोई ट्रेन हो गया, तो दैट इज नॉट मोनोपोली। तो वहां पे कैपिटलिस्ट सोचता है वो लोग
कि मेरे को मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, उसके लिए इधर आई हैव टू इंक्रीज माई प्राइस और आई हैव टू डिक्रीज माई कॉस्ट, ठीक है। और लेबर को भी वो लोग वैसे ही पैसा देता है कि देखो अगर मैं प्राइस इंक्रीज करूँ तो लेबर को भी कॉस्ट वैसे ही देता है कि ठीक है आप चल पाओ, या फिर जब वो लोग कॉस्ट डिक्रीज करता है तो वो लोग प्राइस को भी उसी रेंज में रखते हैं ताकि यस दे विल बी एबल टू बाय दैट स्टफ, ठीक है। अच्छा, फंडामेंटल लॉ ऑफ डिमांड क्या है? फंडामेंटल लॉ ऑफ डिमांड, बस खत्म। एंड सेटरेस पैरिबस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू प्राइस, बस खत्म। अच्छा, कमेंट ऑन द प्राइस इलास्टिसिटी में देखो, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब कैसे होगा? ऐसे। तब ये कौन सा इलास्टिसिटी है? परफेक्टली इलास्टिक कि इन इलास्टिक? परफेक्टली क्या, इलास्टिक कि इन इलास्टिक? क्यों होगा इलास्टिक बोलो तो? नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो तो मुझे पता है ऐसे है, बट ये वाला क्यों है? मतलब हॉरिजॉन्टल क्यों होगा, आप बताओ। क्या बढ़ेगा? वो क्या होता है? ये हाँ, क्या बढ़ेगा? हाँ, प्राइस अगर बढ़ा तो क्या होगा? नहीं, ये है मेरा ग्राफ है, ये ग्राफ है, ठीक है, ये मेरा ग्राफ है। अब आप बताओ कि अगर मेरा प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी कभी नहीं बढ़ता, क्वांटिटी को आप सेम रखना हर समय, आप जब सोचोगे प्राइस से सोचना। अगर मेरा प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा? समझ आएगा? इनफाइनाइटली चेंज होगा, जो मुझे दिख ही नहीं रहा है। क्या चेंज इनफाइनाइट हो रहा है ना? देखो, सोचो ये था मेरा प्राइस, अब मेरा नया प्राइस ये है, कहीं पे जाके चेंज हो रहा है जो मुझे नहीं दिख रहा है, बट बहुत बड़ा चेंज है। तो ये क्या होता है? बहुत बड़ा चेंज क्या होता है? या फिर बहुत बड़ा डिक्रीज क्या होता है? क्या होता है, इलास्टिक के इन इलास्टिक? देखो समझो, कुछ ज़्यादा डाउट हो रहा है। इलास्टिक का मतलब होता है आपका कि प्राइस चेंज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी चेंज होगा, बट ये ज्यादा होगा, ठीक है। इन इलास्टिक का मतलब है प्राइस चेंज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम चेंज होगा, ठीक है। मतलब प्राइस से कम चेंज होगा, ये प्राइस से ज्यादा चेंज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, मैंने क्या बोला कि अगर प्राइस मेरा थोड़ा सा भी इंक्रीज कर गया तब क्या होगा? बहुत ज्यादा चेंज कर रहा है कि थोड़ा सा चेंज कर रहा है कि चेंज ही नहीं कर रहा है? कौन सा? आपको चेंज दिख रहा है? कहाँ चेंज दिख रहा है, कहाँ? अब बताओ, अगर मैं इसको टान लिया, इसको लाइन को, कहाँ चेंज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो ये बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। ये वाला ही आप खुद बोलो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मैंने प्राइस को ऐसे रखा या फिर ऐसे रखा, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रहा है। देखो, प्राइस बढ़ रहा है, कम रहा है, चेंज हो रहा है कुछ, इसलिए परफेक्टली इन इलास्टिक है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ये वाला आंसर बोलो तो खुद से बोलो क्या होगा ये। हॉरिजॉन्टल है तब क्या होगा? परफेक्टली होगा कि सिर्फ इलास्टिक होगा? परफेक्टली हो, सिर्फ इलास्टिक होगा तो आपका ऐसे दिखेगा, फ्लैटर कर्व, ठीक है। जो भी डाउट होगा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मार्जिनल यूटिलिटी किसको बोलते हैं? हाँ बोलो बोलो, इसलिए तो बोल रहे हैं, क्या समझाया मैंने? नहीं, बट मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब? सेटिस्फाई यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फैक्शन, मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब? नहीं, मतलब कि एक और चीज मैं खाया या फिर कंज्यूम किया तो उससे जो मेरे को सेटिस्फैक्शन मिलता है दैट इज मार्जिनल, जो संतुष्टि मिल रहा है वो। एक और स्लाइस मैंने पिज्जा खाया, उस पिज्जा से मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला, दैट इज मार्जिनल, बस। हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट में थोड़ा डाउट है, एक बार पढ़ लेना जो बुक है, बुक में सारा एकदम अच्छे से दिया है तो आपको समझ में आ जाएगा।
मैं तो भी बोल रहा हूँ इसलिए हो सकता है। व्हाट हैपेंस टू द मार्जिन इंक्रीजेस। अच्छा, ये वाला बोलो तो क्या होगा, आप लोग खुद बोलो। व्हाट हैपेंस टू मार्जिनल यूटिलिटी इफ क्वांटिटी कंज्यूम्ड इंक्रीजेस, क्या होगा? सोचो सोचो। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा अगर क्वांटिटी कंज्यूम मेरा इंक्रीज कर रहा है तो? व्हाट एम आई सेइंग, मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोला था मैंने? Recent from India तो यहाँ पे क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा मेरा? ठीक, decrease होगा। बस यही तो बात है। आपका पेट पहले खाली था, आपने एक स्लाइस पिज्जा खाया, पेट भरा। आपको बोलना है, आपको तो कॉमन क्वांटिटी पहले तो दैट इज टोटल यूटिलिटी यू आर टॉकिंग अबाउट। टोटल यूटिलिटी increases maximum, then it decreases, but marginal utility always decreases. Law of diminishing marginal utility, it will always decrease. Total satisfaction, point of satiation, then it decreases, that is everything goes on to total utility. ठीक है, चलो इतना तक करें कि और भी करा दे, बोलो। इतना अच्छी लग, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन देन। हाउ डू यू रिप्रेजेंट, नहीं ये तो चलो ये रिप्रेजेंट हो गया। एसोफोन लॉ वेरिएबल, या हाँ क्या मिलेगा? कौन सा चैप्टर का बोलो? अच्छा, इसके पहले जो हुआ है, इसके पहले सब आपको वो क्या बोलते हैं, ऐप में मिल गया है। ऐप में उसका सारा वीडियोस है। एक काम करना आप लोग कि नेक्स्ट क्लास रखते हैं, तब मंडे को जो होगा नेक्स्ट क्लास, जितना भी डाउट्स है सब लोग का, सब डाउट्स लेके आ जाओ, एक बारी में सब सॉल्व करके फिर नया से स्टार्ट करेंगे, ठीक? हो सकता है दिक्कत हो रहा है बहुत जन को, कोई बात नहीं। ये बताओ तो मुझे पहले, एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ये वाला, व्हाट इज मेंट बाय परफेक्ट कंपटीशन? बस खत्म, कितना मार्क्स का, 2 मार्क्स खत्म हो गया, मिल गया मार्क्स, 2 मार्क्स। मैनी बायस मैनी सेलर्स, खत्म। तो यही है, इतना इजी है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, नॉर्मल बिजनेस आपका, ठीक है।